सो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन जो आपके सामने आता है दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है। क्लास 12th में आप जब भी रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन एन। इसका मतलब क्या है कि एन से एन की तरफ जा रहा है, ए से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक छोटी सी पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि देखो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ना ये बहुत अच्छा एक स्कोप है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाए, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन को इंक्लूड किया है मैंने। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। इस लाइन को पढ़ के क्या समझ जाएंगे आप कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी A सेट है, उस सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा के अपने R में रखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, या फिर R इज अ रिलेशन ऑन अ सेट A, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। नाउ अ रिलेशन R ऑन अ सेट A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. A क्रॉस A आप करेंगे, A क्रॉस A में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। सपोज मैंने A क्रॉस A किया और A क्रॉस A करने पे मुझे कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिले A B C D, लेकिन जब मैं कह रही हूं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो पता है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं रिलेशन की एलिमेंट्स लिखने जा रही हूँ ना, तो ऐसा हो रहा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इनमें से कोई भी मेरा ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड ही नहीं है, इनमें से कोई भी मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर है ना वो इस रिलेशन में आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा, ऐसी डेफिनेशन होती है, ठीक है। एक ए सेट था मेरे पास जिसमें एलिमेंट थे ए बी सी डी, ठीक है, मान लो कितने भी एलिमेंट्स थे, ए सेट था मेरे पास उसमें एलिमेंट थे, मैंने ए क्रॉस ए निकाल के ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लेकिन ऐसी डेफिनेशन देखो, ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स आर में होते हैं, वो आर में कौन से एलिमेंट आएंगे उसके लिए डेफिनेशन होती है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब क्या कि आर में कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, आर तो खाली ही रह गया, आर खाली रह गया मतलब आर के अंदर सिर्फ फाई है, कोई एलिमेंट रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। आर इज एम्प्टी, आर एम्प्टी सेट है मतलब आर इज अ एम्प्टी रिलेशन। अगर मेरा रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है और उस सेट का कोई एलिमेंट आपस में रिलेटेड ही नहीं है बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन, तो R कंसिस्ट ऑफ 5, इसका मतलब R तो एम्प्टी है। डेफिनेशन समझो क्वेश्चन के साथ, कंसीडर द रिलेशन R ऑन अ सेट A। हमने R एक रिलेशन बनाया इस सेट के ऊपर, मतलब R मेरा क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का, मुझे A का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके साथ ही निकलना है। कितने एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A में, कोई बता सकता है? A में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो A क्रॉस A में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 25 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन R की डेफिनेशन ऐसी है कि उन 25 ऑर्डर्ड पेयर में से एक भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे R में नहीं आ रहा। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे R में नहीं आ रहा मतलब R तो खाली है, R खाली है तो R एम्प्टी रिलेशन है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो जाता है करिश्मा, तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए। R रिलेशन है मेरे इस सेट A पे, R के अंदर आने हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के, ठीक है। R इज अ रिलेशन ऑन सेट A मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R के अंदर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, R के अंदर आप A क्रॉस A में से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रख सकते हो जो इस डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे। मैंने कहा था ना A क्रॉस A में तो 25 ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन R की एक ऐसी डेफिनेशन होगी जो डिसाइड करेगी कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर आपको R में रखने हैं, वो डेफिनेशन ही ऐसी निकलेगी जिसकी वजह से कोई एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर के R में आने के लिए कंडीशन ये रखी है कि A माइनस बी शुड बी इक्वल टू 12। A माइनस बी अगर 12 के बराबर होगा
उन 25 ऑर्डर्ड पेयर्स में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको पिक करने हैं जो इस कंडीशन को गो थ्रू करें। जो इस कंडीशन को गो थ्रू करेगा वो आर में आएगा। अब आप सोचो इसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे। जैसे कि सबसे पहला आपने बनाया 1,1 होगा, 1 - 1 तो शून्य होता है, 12 तो होता नहीं है। 1,2 बनेगा एक, 1 - 2 तो 12 नहीं हो सकता। 1,3, 1,4, 1,5 कोई भी 12 नहीं देगा सब्ट्रैक्ट करने पे। 2,1 ये भी 12 नहीं देगा, 2,2 भी 12 नहीं देगा, 2,3, 2,4, 2,5 इसी तरीके से 4,1, 4,2 मतलब इसके ऑर्डर्ड पेयर्स अगर 25 ऑर्डर्ड पेयर्स के मैं ऐसे पेयर बनाऊंगी ना तो मुझे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं, मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ही नहीं जिनका सब्ट्रैक्शन 12 आ जाए। इसका मतलब आर तो खाली रहेगा। इसका सोल्यूशन देखिए आप, we observe that a minus b is not equal to 12 for any 2 elements of a के किसी भी 2 एलिमेंट्स के लिए ऐसा सब्ट्रैक्शन तो मैं कर ही नहीं सकती कि 12 मिल जाए। इसका मतलब ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मुझे मेरे सेट ए क्रॉस ए में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे आर में आ जाए, क्योंकि आर ने शर्त ही ऐसी रख दी है जो नामुमकिन है, राइट। इसका मतलब आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। आर कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं कर रहा है ए क्रॉस ए का, मतलब आर खाली है, आर एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या समझना है, क्लास 12th में बोलेंगे ऐसा, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए सेट है उसी का क्रॉस निकालेंगे, आपको मिलेंगे जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल सकते हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल जाएंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर उठा के आपको आर में रखना है, वो आर एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख देगा। तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपके आर में आएंगे, कहानी खत्म। यहाँ तो आर ने ऐसी डेफिनेशन रख दी कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर बेचारा आ नहीं पाया, मतलब इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। आई विश ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जैसा नाम है वैसा काम है। यहाँ क्या होगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आर ऑन अ सेट ए, आर इन अ सेट ए, इसका मतलब सिर्फ यही है कि तुम ही हो जो हो, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक ही सेट है, उसी का खुद से क्रॉस निकाल के अनेक ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, और उन अनेक ऑर्डर्ड पेयर्स में आर की जो भी डेफिनेशन है, जो भी शर्त है, जो भी उसको गो थ्रू करेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आप पिक करेंगे, आर में रख देंगे। सिंपल सी बात है। नाउ इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब आपके ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है वो सब आपस में रिलेटेड है, मतलब वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स आर में जाके बैठ गए। अगर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके आर में जाके बैठ गए मतलब आर सबसेट नहीं रहा, आर तो बराबर हो गया ए क्रॉस ए का। सबसेट का मतलब क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब जितने भी अनेक ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस ए में है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे R में जाके बैठ गए। अगर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए R में आ जाता है तो R कोई मामूली सा रिलेशन नहीं रह जाता, R बन जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं ना, अगर वो सब जाके आर में आ गए तो आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। मैम ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ये रखा है एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए, कंसिडर द रिलेशन आर ऑन अ सेट। आर एक रिलेशन है सेट ए पे, इसका मतलब आप यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालेंगे, अगेन आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 36 एलिमेंट्स आएंगे। इस 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रॉस 6 यानी 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे ए क्रॉस ए में। आर रिलेशन है आपका ए क्रॉस ए का। यहाँ पे जो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल रहे हैं ना, अब इसमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आर में आएंगे उसके लिए शर्त ये है। तो शर्त क्या रखी है इन्हें कि देखो भाई, मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव करना। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव करना, ओवरऑल आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और जो मॉड्यूलस फंक्शन है ना, उससे अपन को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लाइफ में भी लेनी चाहिए, क्या कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देना है लाइफ में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मुझे -1 भी मिलता है तो मॉड उसको +1 कर देगा, अगर मुझे +1 मिलता है तो मॉड उसे प्लस ही रहने देगा। अब डेफिनेशन इन्हें ये रखी है कि ए सेट में
जब आपने उसका A क्रॉस A किया, बिकॉज R इज अ रिलेशन ऑन A, मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, A क्रॉस A में मिलेंगे 36 ऑर्डर्ड पेयर्स, तो उन 36 ऑर्डर्ड पेयर्स में मेरे R में कौन कौन आ सकता है, उसके लिए शर्त ये है कि मॉड ऑफ A माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखो, आप यहाँ से कितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स उठाओगे ना, ये बात तो हमेशा हमेशा सच आएगी। 36 ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैंने 1,1 लिया तो 1 माइनस 1 इज 0, हाँ ग्रेटर नहीं तो बराबर तो है। अगर मैंने 1 माइनस 2 लिया तो 1 माइनस 2 माइनस 1, लेकिन मॉड उसे कर देगा पॉजिटिव, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ये बात भी सच है। अगर मैंने 5,4 लिया, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 4 1, इट इज ग्रेटर देन 0। अगर मैंने 3,6 लिया, -3 मॉड +3, इट इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब A क्रॉस A में जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ये डेफिनेशन तो बन रही है, मतलब मेरे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन का हिस्सा होंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में रिलेटेड हैं। R इज इक्वल टू A क्रॉस A होगा यहाँ पे, मतलब जितने एलिमेंट A क्रॉस A में थे, जितने ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A में थे, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे R में भी हैं। तो R तो यूनिवर्सल रिलेशन है, और यहाँ पे सोल्यूशन भी ऐसे ही दिया गया है कि देखो जी, A माइनस बी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे आप कैसे भी A B ले लो, कैसे भी आप A B उठा लो, ये बात तो हमेशा के लिए सच है, ठीक है। मतलब ए बी तो मेरा आर में होगा, फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ना, वो सब मेरे आर में बैठेंगे, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट आर में बैठेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं वो सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, यानी आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, इसका मतलब आर तो यूनिवर्सल रिलेशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी इसका मतलब कि जैसा यहाँ पे बोला जाएगा सिर्फ वैसा ही आपके आर में होना चाहिए, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए से डिनोट कर देंगे आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि इट इज अ रिलेशन ऑन ए, मतलब आई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उनका डबलेट, उनकी इमेज आपको अपने रिलेशन में मिल जाना चाहिए, देन इट बिकम्स द आइडेंटिटी रिलेशन। शब्दों से समझो, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए में रखे सभी एलिमेंट, किसी को भी छोड़ना नहीं है आपको, ए सेट में रखे सभी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, खुद से ही रिलेटेड हो। सभी एलिमेंट इन सेट ए जिसमें रिलेशन डिफाइन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही रिलेटेड हो, उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है, ठीक है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि बस आपस में रिलेटेड हो, मतलब क्या, डबलेट हो। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में रिलेटेड हो, बस आपस में ही रिलेटेड हो, ठीक है। इट सेल्फ ओनली, मतलब तुम सिर्फ मेरे ही बेस्ट फ्रेंड हो और किसी के फ्रेंड नहीं बन सकते। तो ये वाला सिनेरियो हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप बस अपने ही बेस्ट फ्रेंड बने रहो, ठीक है, आप बस अपने ही बेस्ट फ्रेंड बने रहो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा होगा, कट करो, मतलब ऐसा समझे आप कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको दोस्त होना है, ठीक है। एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोस्त होना है, लेकिन सिर्फ खुद का दोस्त होना है और किसी का दोस्त नहीं हो सकते। फ्रेंड होना है लेकिन सिर्फ खुद का फ्रेंड होना है, दैट्स इट। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये कैसे हो सकता है, आओ क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो जी, ये एग्जाम्पल देखें आप, ये सेट ए है 1 2 3, 1 2 3 सेट है, ये आई ए मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है सेट ए के ऊपर। कैसे, क्योंकि देखो इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक क्लास में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोस्त होना है, मतलब उनको इस रिलेशन में आना है। कौन है यहाँ पे एलिमेंट्स, 1 2 3, सभी है 1 2 3, लेकिन किसका दोस्त होना है, खुद का ही दोस्त होना है, राइट। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3,
बस ऐसा होना चाहिए। जितने एलिमेंट सेट में हैं उन्हें आर में होना है। कैसे होना है? खुद से ही रिलेटेड होना है, राइट? ऐसा अगर हो जाए तो इट इज आइडेंटिटी रिलेशन, राइट? अब आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट ए है 1 2 3, रिलेशन हमारा ए पे डिफाइन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिलेशंस आइडेंटिटी रिलेशंस हैं और कौन से नहीं है। तो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन दिस सेट ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू बी फ्रेंड, लेकिन किसके? खुद के बस, और किसी के नहीं, राइट? तो यहाँ पे देखिए, ये रहा सेट ए 1 2 3। क्या रिलेशन R1 आइडेंटिटी रिलेशन है? यस और नो जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आप कहोगे मैम ने कहा था सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का होना है और उन सबको खुद से ही रिलेटेड होना है। तो 1 2 3 1 2 3, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, यस मैम आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट, क्या इस सेट ए पे R2 आइडेंटिटी रिलेशन है? मैम ने कहा था कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको R में होना है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोस्त होना है। तो यहाँ पे तो देखो मैम 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ तो सिर्फ 1 है और 2 है, तीसरे के बारे में तो चर्चा ही नहीं करी। इसका मतलब हम तो ये चेक ही नहीं करेंगे कि वो किसका दोस्त है या नहीं, राइट? हम सिंपल कहेंगे इट इज नॉट आइडेंटिटी, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पे सेट ए में 1 था, 2 था, ये सब ठीक था, लेकिन 3 तो था ही नहीं R2 रिलेशन में, मतलब ये R2 इज नॉट माई आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है? चलो, इसका मतलब वो खुद का भी दोस्त नहीं है। अब आते हैं R3 में। R3 में क्या है? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आप सोचोगे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो R में दिखने चाहिए। कैसे दिखने चाहिए? खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो आप कहोगे 1 2 3, 1 2 3, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है। यहाँ समस्या हो गई, क्योंकि 1 खुद का भी फ्रेंड है और 3 का भी फ्रेंड है, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 को सिर्फ 1 का ही फ्रेंड होना है, ठीक है? एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और किसी से नहीं। इसका मतलब दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना है। अगर खुद से रिलेटेड होने के बाद किसी और से भी रिलेटेड है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक क्लियर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें से भर भर के क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव टाइप के मिल सकते हैं। अभी जो हमने 3 टाइप के रिलेशन डिस्कस किए, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, इन तीनों के ऊपर ना आपको कहीं 1 मार्क्स या 2 मार्कर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है इसमें मिलेंगे आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ रिलेशन जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या डेफिनेशन है पहले रीड करेंगे, फिर समझेंगे इसको। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, तो आप तो ये समझ गए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए का मतलब क्या है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सेट ए में तो एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर मेरे आर में आएंगे। कौन से ऑर्डर्ड पेयर मेरे आर में आएंगे वो आर एक डेफिनेशन से बता देगा, ठीक है? इतना तो हम समझ जाते हैं, इतना देख के आगे चलते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मैम ये तो कुछ देखी सी डेफिनेशन लग रही है, आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो ऐसे ही लिखा था। चेक करो क्या सच में ऐसा लिखा था आइडेंटिटी रिलेशन में? देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और आगे शब्द जुड़ा था ओनली। सारे एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सबको दोस्त तो होना है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद का दोस्त होना है, किसी और का भी दोस्त हो तो समस्या नहीं है, लेकिन खुद का दोस्त तो जरूर होना है, ठीक है? सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने से तो रिलेटेड है, बाकी किसी और से रिलेटेड है हमें फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की, कि मेरे सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं उन सबको खुद से रिलेटेड होना है, किसी और से रिलेटेड हो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओनली शब्द नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, देखो R इज रिफ्लेक्सिव अगर AA मतलब डबलेट आपको R में मिल जाए, फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू A, आपके सेट A में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं उन सभी एलिमेंट्स का डबलेट मिल जाना चाहिए R के अंदर। अगर सभी A जो आपके A में हैं उनका डबलेट, उनका हम शक्ल आपको R में मिल जाए तो R रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, एक सेट A है 1 2 3, इस सेट A पे हमने रिलेशन को डिफाइन किया है R1 R2 R3, आपको बताना है कौन से रिफ्लेक्सिव है और कौन से रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे पहले वाले रिलेशन को आप देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ A मतलब 1 शुड बी कनेक्टेड टू 1, 2 शुड बी कनेक्टेड टू 2 एंड 3 शुड बी कनेक्टेड टू 3। 1 1 2 2 3 तो 4 से कनेक्टेड है, तो ये तो नहीं है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ना जाने 4 कहाँ से आया, लेकिन नहीं है ना। 1 1 2 2 3 3 होना था, 1 1 2 2 3 4 क्या होता है, नहीं चाहिए। फिर R2 देखें आप, 1 1 2 2 3 3, 1 2 3 एवरी एलिमेंट ऑफ A के सभी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है, हाँ खुद से कनेक्टेड है, इट इज रिफ्लेक्सिव। R3 बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये क्वेश्चन बता दो सच में। तो R3 इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो आप कहोगे देखो मैम आपने कहा था कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मैम ने ये नहीं कहा था कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं, एवरी एलिमेंट इन ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। पहले खुद के दोस्त बनो, फिर बाद में किसी और के भी दोस्त बनते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया है। तो मैंने कहा कि A में 1 2 3 है, R3 में देखो एवरी एलिमेंट इन A 1 1 2 2 3 3, यस, उसके बाद 3 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से तो कनेक्टेड है ना, किसी और से बाद में कनेक्ट हो तो कोई समस्या नहीं है, इट इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो एवरी एलिमेंट इन A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और बाद में किसी और से भी कनेक्टेड होता है तो कोई समस्या नहीं है, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो आइडेंटिटी सिर्फ ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स किसी सेट में हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने भी एलिमेंट सेट में हैं उनको खुद से रिलेटेड होना है। ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना है, वो कहता है कि खुद से तो रिलेटेड होना है, बाद में किसी और से भी अगर रिलेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। चलो अभी तो हम बस ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से टारगेट करना है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां थ्योरेटिकल वे में भी आपको लिखना पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पता है अपन थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखेंगे। फॉर ऑल, ये उल्टा ए नहीं है, ये फॉर ऑल है, मतलब जितने भी एलिमेंट, फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। सेट ए पे रिलेशन डिफाइन है, मैं ऐसा लिख देती हूं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मेरा रिलेशन A पे डिफाइन है। तो मेरे इस रिलेशन से पहले एक सेट होगा, है ना, A क्रॉस A से पहले एक सेट होगा। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं, फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू A, अगर मुझे इस टाइप का पेयर R में मिल जाए, AA R में मिल जाए, तो ये जो रिलेशन R है ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस को आपको ऐसे टारगेट करना होता है, ये याद मत किया करो, ये समझा करो। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं, फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू A, अगर AA मेरा R में आ जाता है तो R मेरा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक्स्ट्रा भी आते हैं एलिमेंट्स तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन R ऑन अ सेट A, मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A।
आर में कैसे एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी तो आर में है, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक के लिए हम सेट को चेक नहीं करते, रिफ्लेक्सिव में हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए मेरे ए सेट में है। सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, अगर ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आर में है, ठीक है, ए से तो मतलब भी नहीं है, अगर ए बी मेरा आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, ठीक है। अगर मिल जाता है तो सिमेट्रिक, नहीं मिलता तो नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ देखिए सेट है 1 2 3 4, राइट। आपको बताना है कौन सिमेट्रिक है कौन सिमेट्रिक नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सेट 1 2 3 4 है, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो बस इस रिलेशन को ध्यान से देखना है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा मिल जाना चाहिए। तो 1 3 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1। हाँ मैम है सिमेट्रिक है, नहीं, सिर्फ एक को चेक नहीं करना है, आपके रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, आपको उनका सबका उल्टा देखना होता है, क्या उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स का उल्टा आर में है या नहीं। सिर्फ एक को देख के खुश नहीं होना है, ठीक है। तो 1 3 है तो 3 1 भी है। 1 4 है, 1 4 का उल्टा है क्या, 4 1। 3 1 है, 3 1 का उल्टा क्या होगा, 1 3। 4 1 है, 4 1 का उल्टा क्या होगा, 1 4। ये 2 2 है, 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2। मैम है ही नहीं, अरे ध्यान से देखो ये रहा ना, मैम फिर से तो नहीं लिखा, अरे ऐसा नहीं होता। अगर 2 2 है तो 2 2 का उल्टा भी 2 2 होगा, और वो आर में ऑब्वियसली दिख रहा है। इसका मतलब यस इट इज सिमेट्रिक, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके जी, नेक्स्ट रिलेशन बताइए क्या ये सिमेट्रिक है। तो आप कहोगे ठीक है मैम समझ गए, ये है 1 1, है ना। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इज इट रिफ्लेक्सिव, ये आपको बताना है। सेट है ए, ओके, मैं बात कर रही हूँ सिमेट्रिक की। चलो 1 1 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 3 3 का उल्टा 3 3। मैम यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है। 1 3 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 तो है ही नहीं, नहीं है तो नहीं है सिमेट्रिक। चलो आ जाओ आगे, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। सिर्फ इतना देखना होता है कि जो भी रिलेशन है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन में है उसका उल्टा उसी रिलेशन में मिल जाए। 1 1 का उल्टा 1 1, यस मैम। 2 2 का उल्टा 2 2, यस मैम। 3 3 का उल्टा 3 3, यस मैम। इट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस है, नहीं इक्विवेलेंस नहीं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। इसका और इसका रिफ्लेक्सिव आपको बताना है, क्या ये दोनों रिफ्लेक्सिव है या नहीं, जल्दी से बता दो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सिमेट्रिक तो ये है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक था। अगला है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, लेकिन उससे पहले सिमेट्रिक रिलेशन को थ्योरी वाले क्वेश्चंस में कैसे लिखना है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में आप लिखेंगे, देखो कोई सेट ए होगा, आर आपका रिलेशन होगा ए क्रॉस ए में, ठीक है जी। आप कहेंगे कि अगर इफ ए बी आर में है और ऐसा इंप्लाई हो जाए कि बी ए भी आर में है, तो आप कहेंगे आर इज सिमेट्रिक, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये लिखने का तरीका होगा, ठीक है, थ्योरी में। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। बड़ा ही सिंपल है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए बी एनी सेट अ रिलेशन ऑन ए, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। आर अगर रिलेशन है ए पे, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दिस रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन, इससे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे इफ क्या, कि ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, ठीक है। इसका दूसरा इसका पहला सेम है। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो इनको उड़ा दो, ए सी भी आपको आर में मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आपका आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सुनना है। सबसे पहले, ठीक है जी, अगर आपका ए बी आर में है, ओके, एंड बी सी आर में है, कैसे लेना है, इसका दूसरा इसका पहला सेम, तब हम कहते हैं कि ए सी आर में मिल जाए तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है ना, एक और डेफिनेशन है ट्रांजिटिव की, ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है कि ए बी तो आर में है,
लेकिन बीसी टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। इसका दूसरा, इसका पहला टाइप का कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल ही नहीं रहा रिलेशन में, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप सिंपल कहेंगे जब ये है ही नहीं ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में, तो मेरा ये रिलेशन फिर भी कैसा है, ट्रांजिटिव है। यानी ए बी आर में है, लेकिन बी कॉमा समथिंग टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मेरे आर में है ही नहीं, ठीक है। तो भी मैं कह दूंगी टेंशन की कोई बात नहीं, रिलेशन तो मेरा ट्रांजिटिव है। वो क्वेश्चन वालों की प्रॉब्लम है ना कि क्यों नहीं है बीसी आर में। जब नहीं है आर में अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ए बी है ना, बी कॉमा समथिंग नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, आप कहेंगे इट इज ट्रांजिटिव। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए बी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, फिर अगर आपको ए सी आर में मिले तो ट्रांजिटिव। ए बी आर में है, बी सी आर में है, लेकिन ए सी आर में नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ए बी आर में है लेकिन बी कॉमा समथिंग टाइप का आर में है ही नहीं, आप कहोगे फिर भी वो ट्रांजिटिव है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे भी आपको मेन सेट से मतलब नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं आपको रिलेशन में ही चेक करना होता है, और आपको हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना होता है। अगर कोई एक या दो ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रू आ रहा है तो खुश नहीं होना है आपको सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए चेक करना है। किसी एक पे अगर फॉल्स आ गया तो आप खुश हो सकते हो, आप कह दोगे देखो पहले में फॉल्स आ गया तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पे ट्रू आ रहा है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी ट्रू आ रहा है, आपको तब तक चेक करना है जब तक आप अपने रिलेशन के सभी ऑर्डर्ड पेयर को कंफर्म ना कर लो कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक सेट ए है मेरे पास 1 2 3, सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं 1 2 3 है, इस पे कुछ रिलेशंस डिफाइन है, आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, सबसे पहला रिलेशन देखो आप, 1 2 2 3 3 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो आप कहोगे देखो मैम हम चेक करेंगे, 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, ये दोनों उड़ जाएं, 1 3 अगर आर में मिल जाता तो शायद ये ट्रांजिटिव हो जाता है ना। लेकिन 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, ये 2 2 उड़ गया, 1,3 नाम का कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके इस आर में है ही नहीं। अगर एक के लिए भी फॉल्स आ जाता है तो आप खुश होकर कह सकते हो नहीं है ट्रांजिटिव, लेकिन अगर एक के लिए ट्रू आता है तो आप खुश नहीं हो सकते, आपको सभी के लिए चेक करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अब चलते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ, ध्यान से चेक करना, एक एक एलिमेंट को हर एक एंगल से आपको यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। सुनो, 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, इस रिलेशन पे डिफाइन है, ठीक है, इस सेट पे 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, तो आप कहोगे देखो मैम इसका दूसरा इसका पहला सेम है, ये तो उड़ गए, 1 1 मेरा आर में है, मैम ट्रांजिटिव है। मैं कहूँगी नहीं, सब कुछ चेक करो, ठीक है। अब आप ना इसको थोड़ा सा घुमा के भी चेक करें, कैसे कि 2 1 आर में है और 1 2 आर में है, तो ये दोनों सेम है क्या? 2 2 आर में है, हाँ मैम 2 2 भी आर में है, ठीक है जी। आगे और चेक कर लेते हैं अपन, अब क्या चेक करें अपन, इसको देखते हैं, 2 1 है, 1 3 है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो क्या 2,3 नाम का ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास इस रिलेशन में है? आप कहोगे नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए आंसर ट्रू हो सकता है, लेकिन जब आप अच्छे से चेक करोगे ना तो ओवरऑल आंसर तो फॉल्स ही आएगा, राइट। इसलिए कहती हूँ कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करो आप। सो 1 2 2 1, 2 1 था, 1 3 था, 1 1 सेम, क्या मेरे पास 2,3 था? आपने कहा नहीं था, नहीं था तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अगले क्वेश्चन को देखें, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? सोच समझ के आंसर देंगे आप। तो आप कहोगे देखो मैम 1 2 है, 2 1 है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, ये दोनों उड़ा दो, क्या 1 1 है? हाँ मैम 1 1 है। फिर मैम अगर हम ये वाला पेयर बनाएं, कौन सा वाला? हम एक पे खुश नहीं हो रहे, इसके लिए आ गया, हम इसको चेक कर रहे हैं मैम। 2 1 है, 1 1 है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, इन्हें उड़ा दो, क्या 2 1 है? हाँ 2 1 है मेरे पास आर में। अच्छा, फिर एक काम करते हैं मैम, इसका और इसका पेयर बना लेते हैं। 1 1 है, 1 2 है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, क्या 1,2 है मेरे पास? देखो कैसे लिखोगे आप इसको, आप कहोगे 1 1 है, 1 2 है ना, कैसे
1 1 है 1 2 है, 1 1 है 1 2 है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, उड़ा दो, क्या आ रहा है 1 2, क्या 1 2 है? हाँ है। मैम हमने सारे चेक कर लिए, इट इज ट्रांजिटिव। मैं कहूँगी सारे चेक नहीं किए आपने। मैम कर तो लिए, देखो ना, इनको चेक किया, फिर इनको चेक किया, फिर इसको भी तो चेक कर लिया, अभी आपने सारे चेक नहीं किए। अब आपको पता है एक और ऑर्डर्ड पेयर है जो चेक करना है, और ये ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखें जरा, 2 1 आर में है, 1 2 आर में है, चेक करो, 2 1 आर में है, 1 2 भी आर में है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, उड़ गए, क्या बन रहा है 2 2, क्या 2 2 आर में है? आप कहोगे नहीं मैम, ये तो छुपा रुस्तम क्वेश्चन निकला। यस, तभी कहा था कि ट्रांजिटिविटी चेक करते वक्त ना आपको हर एक तरीके से चेक करना होता है, आगे पीछे, राइट, आपको हर एक तरीके से यहाँ पे चेक करना होगा। 1 2 2 1 देखा, 2 1 1 2 क्यों नहीं देखा आपने? तो 2 1 1 2 भी चेक करोगे, हर एक ऑर्डर में चेक करोगे आप। तो जब आपने चेक किया तो आपने पाया कि हाँ, दिखने में लग रहा था ट्रांजिटिव है, लेकिन ये तो नॉट ट्रांजिटिव निकला। क्यों? क्योंकि 2 1 है, 1 2 है, तो 1 1 छुपा दो, 2 2 कहाँ है? 2 2 तो आर में है ही नहीं, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। R4 बताइए, क्या R4 ट्रांजिटिव होगा? तो आप कहोगे मैम है ये ट्रांजिटिव। क्यों? क्यों ट्रांजिटिव होगा ये? क्योंकि मैम आपने जो दूसरी डेफिनेशन बताई थी ना, ये उसकी वजह से ट्रांजिटिव है। यहाँ पे 1 2 तो है, लेकिन 2 समथिंग आर में है ही नहीं है, तो हम क्या करें? हम कहेंगे ट्रांजिटिव है, खत्म कहानी, राइट। ए बी है, बी समथिंग है ही नहीं आर में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको कह देना इट इज ट्रांजिटिव। सो दिस 1 2 इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये क्वेश्चन पता है बहुत बार आया पेपर में, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। तो पेपर में थ्योरी वाले क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे आप? ये लाइन आपको याद रखना है कि देखो भाई, ए बी आर में है एंड बी सी आर में है। अगर आप ऐसा शो कर दें कि ए सी भी आर में है, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करना है। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने देखा रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सेट पे डिफाइन है, सेट में होता है सिंगल एलिमेंट, ए क्रॉस ए में होता है ऑर्डर्ड पेयर, आर के अंदर भी होंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, फिर हमने देखा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन, जिसे वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, क्या कहता है? मैं सिर्फ मेरा ही फ्रेंड हूं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि हाँ, मैं अपना भी फ्रेंड हूं, मैं किसी और का भी फ्रेंड हो सकता हूं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख लें, राइट। फिर सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अच्छा, मतलब ये तो हम पढ़ चुके हैं। यस, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है। ऐसा नहीं रिफ्लेक्सिव हो जाए या सिमेट्रिक हो जाए या ट्रांजिटिव, नहीं। अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि ये पूरा रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है और ट्रांजिटिव भी होना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहते हैं? अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है, तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव कब होगा? फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू द सेट ए, अगर एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट। मैम ये आप कभी उल्टा ए कभी उल्टा ई बना देते हो, तो सुनो, इसे कहते हैं फॉर ऑल, इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए दैट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक कब होगा? कि अगर ए बी आर में है, दिस इंप्लाइज कि इसका उल्टा भी आर में मिल जाए, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कब होगा? ट्रांजिटिव तब होगा जब ए बी आर में है एंड बी सी भी आर में है, दिस इंप्लाइज कि इसका दूसरा इसका पहला सेम है, उड़ गया, ए सी भी मुझे आर में मिल जाए, तो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है। और जब मेरा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाते हैं, तो ऐसे रिलेशन को एक नया नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप ये क्लियर है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम देखते हैं इन सभी कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू, और वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि रिलेशन आर जो मेरा सेट ए पे डिफाइन है, और कैसे डिफाइन है कि देखो R अगर सेट A पे डिफाइन है यानी R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, A में है 6 एलिमेंट, तो कितने A क्रॉस A के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को R में नहीं रखना है, हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स को A क्रॉस A में से R में रखना है, उसकी डेफिनेशन ये है कि देखो जी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए बी मेरे आर में आएंगे जो इस कंडीशन को गो थ्रू करेंगे, क्या कि सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस वन, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो ए क्रॉस ए में जो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्डर्स को आप पिक करेंगे जो इस कंडीशन को गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद आप चेक करके बता देना कि आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा देखो इस बार ना यहाँ पे हम अपने रिलेशन R के अंदर एलिमेंट्स को बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स को आप लिखेंगे कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, R के अंदर वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स ही आ सकते हैं जो इस कंडीशन को गो थ्रू करेंगे, है ना। और ये A B कहाँ से उठाने? ये सेट A से उठाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आप, ये ए बी मेरे ए क्रॉस ए से ही आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ए को ना 1 रखते हैं तो मुझे मेरा बी मिल जाएगा। तो बी कितना मिलेगा? 1 + 1 मतलब कि 2। ठीक है, अगर मैंने ए को 1 रखा तो बी मिल रहा है 2, अगर मैंने ए को 2 रखा तो बी क्या मिलेगा? 2 + 1 मतलब कि 3। अगर मैंने ए को 3 रखा तो बी क्या मिलेगा? 3 + 1 यानी कि 4। अगर मैंने a को 4 रखा, इसमें 4 है ना, a को अगर मैंने 4 रखा तो 4 + 1 कितना होगा? 5, तो b मिलेगा 5। अगर मैं a को 5 रखूं तो b क्या मिलेगा? 5 + 1, 5 + 1 यानी कि 6। अगर मैंने a को 6 रखा तो b क्या मिलेगा? 6 + 1 यानी कि 7। लेकिन b 7 नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि a क्रॉस a में मैंने माना कि बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही कुछ भी ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे, वो ही ऑर्डर्ड पेयर मिल सकते हैं जो ए क्रॉस ए में आ सकते हैं, राइट। तो ये 6,7 तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए में 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स हैं ए में, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मैक्स टू मैक्स 6 6 मिल जाएगा, लेकिन 6,7 तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि सेट में है ही नहीं, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं बनेगा। और जब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, भले ही इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब ए क्रॉस ए में 6,7 है ही नहीं तो तुम आर में कैसे रखोगे, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रुक जाना है, सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो आपके आर में आ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे आर रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स रखोगे वो क्या क्या होंगे? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को आप रख सकते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप सोच रहे हो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का खुद से ही क्रॉस करते तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते। उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में से सिर्फ यही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है जो रिलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन ने डेफिनेशन दे दी थी। आप उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को रखोगे जो इस कंडीशन को गो थ्रू करेंगे। तो मैंने इस कंडीशन को लिया, सेट को पकड़ा और ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए, और ये डेफिनेटली ए क्रॉस ए के सबसेट है। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप जरा खुद ही मुझे देख के बता दो, सेट ए मेरा ये रखा है रिलेशन, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? किस किस को लगता है ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप सोचोगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, ए शुड बिलोंग्स टू आर।
जितने भी मेरे एलिमेंट्स सेट ए में हैं उनका डबलेट मुझे आर में मिलना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। आप कहोगे मैम नहीं है, ना तो 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 4 4 5 5 6 6, कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अगर 1 1 होता अकेला तो मैम तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि अगर सिर्फ 1 1 या 2 2 होता ना तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि सेट ए में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं, तो 1 से लेके 6 तक सभी एलिमेंट्स का डबलेट यहाँ मिलना था, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी, आप लिखेंगे सबसे पहले कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए कॉमा ए दैट बिलोंग्स टू आर। आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख के दे सकते हैं क्या, कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि डबलेट नहीं है एलिमेंट्स के तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए आप रिलेशन को ही देखते हो। क्या कहता है सिमेट्रिक, कि अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, मतलब बी ए भी आर में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 1 2 तो आर में बैठा है, 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1। क्या 2 1 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगर एक के लिए भी फॉल्स हो जाता है ना तो आप ओवरऑल आंसर फॉल्स दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि 1 2 तो यार आर में है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। इसका मतलब R सिमेट्रिक तो नहीं है। अगर एक के लिए भी फॉल्स हो जाता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आंसर फॉल्स ही होगा। अगर एक के लिए ट्रू होता है तो चेक करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, राइट। सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि ए भी आर में है, बी सी भी आर में है, तो बी बी उड़ा दो, ए सी आर में होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं। 1 2 तो आर में बैठा है, 2 3 भी आर में है, इसका दूसरा इसका पहला सेम, उड़ा दो। 1 3 आर में है क्या? नहीं है, तो बस काम खत्म। एक के लिए भी फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स है। आप कहेंगे देखो जी यहाँ पे ना क्या हो रहा है आपके साथ कि 1 2 तो आर में बैठा था एंड ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फुलफिल करते हुए 2 3 भी आर में था, लेकिन इसका दूसरा इसका पहला जब उड़ा दिया ना तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसको तो होना था लेकिन ये हुआ नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव तो नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आई थिंक 2016 का क्वेश्चन है। ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से आपने इसे टारगेट किया और पूरे 2 मार्क्स अपने पास ले लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने। तो जब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रही थी ना पास्ट ईयर्स के, तो ये वाला पैटर्न तो बड़ा ही पॉपुलर पैटर्न पाया गया, ठीक है। ये डिविजिबल वाला, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन ना बड़ा ही पॉपुलर देखा मुझे, बार बार इस पैटर्न के क्वेश्चंस आए, राइट। अब इनसे हटके अगर कोई और भी सवाल आएंगे तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 का पढ़ा है एनसीईआरटी बुक से। अभी मैं आपको जितने भी कंसेप्ट्स हो सकते हैं, राइट, और उसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको फटाफट ब्रशअप करा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने एक बार तो पढ़ा है, एक बार तो पढ़ा है तो आपको आइडिया तो है, बस भूल गए हो तो उसे हम पूरा रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z क्या है? इंटीजर्स का सेट है। एंड r इज द रिलेशन ऑन z। r रिलेशन है z पे। z क्या है? z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है जी? सबसे बड़ी समस्या लाइफ की। व्हाट आर इंटीजर्स? मैम कोई समस्या नहीं है। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 1.2। नहीं, अच्छा क्या होता है इंटीजर्स? 0, 1, 2, 3
और उसके नेगेटिव, मतलब होल नंबर्स ले लो और नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स ले लो, ठीक है, तो वो सब आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है, नो समस्या। r इज द रिलेशन ऑन z, r इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z क्रॉस z में कितने एलिमेंट्स आएंगे मैम? इंटीजर्स अनंत है, तो z क्रॉस z में अनंत ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। उन अनंत ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमें हमारे रिलेशन में उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेना होगा जो कोई डेफिनेशन को फिलफिल कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? ये कि देखो R रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स तो आएंगे, पहला और दूसरा एलिमेंट इंटीजर ही होगा, लेकिन क्योंकि R रिलेशन सबसेट है z क्रॉस z का, तो डेफिनेटली मेरे पास वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो z क्रॉस z बनाएगा। लेकिन उनमें से जो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है, मुझे सबको नहीं लेना है, मुझे सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को अपने R में बिठाना है जो इस कंडीशन को फिलफिल करें। मतलब क्या? a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। जो भी ऑर्डर्ड पेयर z क्रॉस z में इस कंडीशन को फिलफिल कराएंगे, a माइनस बी इज डिविजिबल ऑफ 5 बोलेंगे, इज डिविजिबल बाय 5 बताएंगे, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर मेरे R में आ सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। और फिर इन्हें कहा है कि जब आप रिलेशन बना लेंगे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का जहां पे पहला माइनस दूसरा एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 5, तो आप बता दीजिए कि क्या आपका R इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको बताना है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं कैसे बताएंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर मेरा एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ओवरऑल रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है, ट्रांजिटिव भी होना है, तो रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। इस केस में रिलेशन के लिए शर्त ये रखी है कि आपको ऐसे ए बी नाम के ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है, ऑब्वियसली ए बी मेरे इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को मुझे उठा के अपने R में रखना है जो इस कंडीशन को सच साबित कर दें। क्या? कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ऐसी कंडीशन को जो सच साबित करेंगे वही मेरे R में आएंगे, और तभी मुझे बताना है कि R मेरा इक्विवेलेंस है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब यहाँ पे ना हम रिलेशन के एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स हम तब बनाना प्रेफर करते हैं जब जिस भी सेट पे रिलेशन डिफाइन है वो एक फाइनाइट सेट हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ए सेट पे रिलेशन था, एक छोटा सा फाइनाइट सा सेट था, तो मैंने R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आने थे उसको बनाया, चेक किया और बता दिया। लेकिन इस केस में जो मेरा रिलेशन है वो इंटीजर्स पे डिफाइन है। बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे R के अपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकूं, क्योंकि बहुत सारे आएंगे। तो इसे हम जनरलाइज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है कि मान लो आपने कोई A उठाया Z में से, और ये आपने एक आर्बिटरी एलिमेंट को उठाया, ठीक है। आपने क्या किया? लेट A बिलोंग्स टू Z, एक आर्बिटरी एलिमेंट है। एक बात याद रखना, अगर कोई कंडीशन आर्बिटरी एलिमेंट के लिए सच होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आर्बिटरी एलिमेंट आपने जिस भी सेट से उठाया है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबके लिए वो कंडीशन सच साबित होती है, ठीक है। मैंने इंटीजर के सेट में से एक आर्बिटरी एलिमेंट A उठा दिया, राइट, ओके। अब मैं ऐसा कह रही हूं कि A माइनस A इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 5। दिस इज डिविजिबल बाय 5। तो कुछ गलत है क्या? क्या 0 इज डिविजिबल बाय 5 होता है? इज 0 डिविजिबल बाय 5? यस, 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो मैंने लिखा a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 5। अब जरा डेफिनेशन को देखो, जो भी इस डेफिनेशन को फिलफिल करता है उसका ऑर्डर्ड पेयर a, B R में होता है। जो भी एलिमेंट्स
जो भी एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, तो a कॉमा बी आर में होता है। मैंने कहा देखो, मैंने तो एक आर्बिटरी एलिमेंट a को उठाया था z में और मैंने a माइनस ए करके देखा, a माइनस ए 0 है एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये कंडीशन तो इसके लिए बैठ रही है। इसका मतलब ये तो ये इम्प्लाई करता है कि a कॉमा ए तो मेरा R में है। आर्बिटरी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सच साबित हो रही है। इसका मतलब मेरे z में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं ना, उसके लिए भी ये कंडीशन बनेगी। देयरफॉर मैं कह दूंगी देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो R कैसा रिलेशन है? R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बात क्लियर है? हमने आर्बिटरी एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, और जब आप किसी आर्बिटरी एलिमेंट के लिए कोई चीज सच साबित करते हैं तो उस टाइप के एलिमेंट्स जो सेट में रखे हैं उन सब के लिए कंडीशन सच होती है। ठीक है, तो a कॉमा ए आर में, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं और सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो आप लिखेंगे फॉर सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या कहती है कि ए बी तो R में है ना। आप यहाँ पे लेके चलेंगे कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, ये लेके चलेंगे। अब सुनो, ये आप लेके चल रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये ऑर्डर्ड पेयर R में है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर R में है तो ऐसे तो नहीं आया होगा, उस ऑर्डर्ड पेयर ने इस कंडीशन को फिलफिल किया होगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू R लेके चल रही हूँ तो ये ऑब्वियस है, ये R में कैसे आया होगा? ये R में तब आया होगा जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 रहा होगा। जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 रहा होगा तभी a भी R में आया होगा। सिमेट्रिक वाले केस में एक ऑर्डर्ड पेयर आप लेके चलते हैं, तो मैं a b बिलोंग्स टू R लेके चल रही थी। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर ये R में है तो इसने ये कंडीशन फिलफिल करी होगी। इस कंडीशन को तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 5a, जहाँ पे a बिलोंग करता है इंटीजर्स को। अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो ये 5 का मल्टीपल ही रहा होगा, तभी डिविजिबल रहा होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5a ऐसा लिख सकती हूँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे नेगेटिव का साइन कॉमन लेके यहाँ पे सेंड कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। नेगेटिव का साइन मैंने कॉमन लिया तो b माइनस ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ माइनस ए हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इंटीजर्स पे है ना, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b माइनस ए भी 5 से डिविजिबल है। a माइनस बी जब 5 से डिविजिबल था तो a कॉमा बी R में था। b माइनस ए अगर 5 से डिविजिबल है तो ये इंप्लाई करता है कि b कॉमा ए भी R में होगा। a भी R में है और आपने साबित कर दिया कि b a भी R में है। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। इसका मतलब R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। R कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। इस तरीके से खेलना है आपको। ठीक है, एक को लेके चलते हैं, ए बी R में है, ये लेके चल रहे हो तो कैसे आया होगा R में? जब इसने इस कंडीशन को फिलफिल किया होगा। ये 5 से डिविजिबल है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 5a लिख सकती हूँ, वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने नेगेटिव का साइन कॉमन लिया तो b माइनस ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ माइनस a, मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5 ऐसा लिख सकती हूँ। और जब a माइनस बी 5 से डिविजिबल था तो a भी R में था। b माइनस ए अगर 5 से डिविजिबल है तो b a भी R में होगा। तो a भी R में लेके चले, b a R में लेकर आ गए, मतलब रिलेशन तो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो खेल खेल में क्वेश्चन निपटते जा रहे हैं। अब लास्ट है ट्रांजिटिविटी। चलो जरा ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के केस में आप क्या करते हैं? आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को R में लेके चलते हैं। आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को R में लेके चलते हो, यानी आप कहते हो कि देखो जी ए बी बिलोंग्स टू R, और कहते हैं आप कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, है ना। इसका दूसरा इसका पहला सेम है। अगर आप ए सी बिलोंग्स टू R साबित कर दे तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। मैंने कहा ठीक है, बाद में सोचेंगे, पहले तो हम दो ऑर्डर्ड पेयर को R में लेके चलते हैं। अब मैं अगर ए बी को R में लेके चल रही हूँ, ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में है, तो डेफिनेटली इसने इस कंडीशन को फिलफिल किया होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5।
और इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5a वेयर a बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5a, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। BC अगर R में है तो ये अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर मेरा R में है तो उसने इस कंडीशन को फुलफिल किया होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज कि B माइनस C इज डिविजिबल बाय 5, है ना जी। अगर BC R में है तो B माइनस सी डिविजिबल बाय 5 रहा होगा, और इसको तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि B माइनस सी इज इक्वल टू 5B, 5 से डिविजिबल है तो 5 से कितने टाइम्स डिविजिबल है, मान लो B टाइम्स डिविजिबल है, तो B माइनस सी इज इक्वल टू 5B, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। टारगेट क्या था, ए बी आर में है, बी सी आर में है, बी भी उड़ा दो, ए सी आर में मिल जाए, पहुंच रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो आप, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इन दोनों को साथ में ऐड करो तो 5a प्लस 5b। एक काम करो, 5 कॉमन ले लो तो 5a प्लस बी। ठीक है जी, 5a प्लस बी, माइनस बी प्लस बी चला गया तो a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। a इंटीजर है, b इंटीजर है तो a प्लस बी भी इंटीजर होगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। दिस इंप्लाइज कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। a माइनस सी क्या है, 5 से डिविजिबल है ना। अगर a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी है तो डेफिनेटली a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 है। और अगर a माइनस सी 5 से डिविजिबल है, a माइनस सी अगर 5 से डिविजिबल है तो ए सी कहाँ बैठेगा, R में बैठेगा। तो दिस इंप्लाइज कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ए बी आर में था, बी सी आर में है, इसका दूसरा इसका पहला उड़ गया, ए सी भी आर में आ रहा है, इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्योंकि मेरा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, देयरफॉर आप लिख देना सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation। तो R कैसा रिलेशन, तो ये बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो ऐसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पे आई होप आपको पूरा रिकॉल एंड रिवाइज हो गया है कि कैसे प्रूव करना है, लेकिन अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन पे, अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए, वो कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन है। ओके, तो ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन अगर आप अपने पास्ट ईयर के पेपर्स में देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है चैप्टर नंबर 1 के। तो ये पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, याद करो अभी जस्ट इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या है कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। रिलेशन ऑन सेट A, सेट A पे डिफाइन था आपका रिलेशन, राइट, मतलब सेट A था, उसमें सिंगल एलिमेंट्स थे। इस क्वेश्चन में आपका जो रिलेशन डिफाइन है ना, वो किस पे डिफाइन है, वो डिफाइन है N क्रॉस N पे। अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो रिलेशन ऑन सेट A आप पढ़ते थे, जिसका मतलब ये होता था कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी रिलेशन तो आपका ए पे डिफाइन है, मतलब ये ए से ए की तरफ जाता था रिलेशन, राइट, और सेट में होते हैं एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है जो इसको इंपॉर्टेंट बना देता है, वो है ये कि रिलेशन ऑन द सेट एन क्रॉस एन। इस क्वेश्चन में आपका जो रिलेशन है वो किस टाइप के सेट पे डिफाइन है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट पे डिफाइन है। क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर और डिफरेंशिएट करके आप पहचान पाएंगे। Prove that the relation R on the set n cross n defined by this for all A, B, C, D belongs to n cross n is an equivalence relation. Prove that the relation R on the set n cross n. Relation R
ऑन द सेट n क्रॉस n, रिलेशन R है n क्रॉस n पे, रिलेशन R ऑन सेट A, रिलेशन R ऑन सेट n क्रॉस n, यहां पे रिलेशन इस सेट पे डिफाइन था, एक सेट पे, सेट के अंदर है एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट A B C D 1 2 3 इस टाइप के सिंगल सिंगल एलिमेंट्स। यहां पे आपका रिलेशन किस पे डिफाइन है, यहां पे आपका रिलेशन डिफाइन है n क्रॉस n पे। n क्रॉस n जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के। इस पे क्यों इतना फोकस कर रही हूं, क्योंकि यही है जहां पे आप गलतियां करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि मुझे कैसे एलिमेंट्स को उठाना है। देखो इस क्वेश्चन को भी आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस क्या होता है, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव का केस क्या कहता था, ऐसे वाले केस में रिफ्लेक्सिव ये कहता था कि आप एक सिंगल एलिमेंट को उठाते थे सेट में से, इस सेट में एलिमेंट इसी पैटर्न के होंगे, आप सिंगल एलिमेंट को उठाते थे और AA बिलोंग्स टू R बता दिया करते थे। सिंगल एलिमेंट आपने उठाया सेट से और AA बिलोंग्स टू R जब आप प्रूव करते थे तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता था। इस केस में आपका रिलेशन डिफाइन है किसके ऊपर, n क्रॉस n के ऊपर। तो जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेट में से एलिमेंट को उठाएंगे। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए जब एलिमेंट्स को पिक करेंगे तो आप उठाएंगे कि देखो फॉर ऑल AB दैट बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ये n क्रॉस n यहाँ पे क्या है, सेट है, इस सेट पे डिफाइन है। जैसे यहाँ पे रिलेशन एक सेट A पे डिफाइन था तो आपने A का एक एलिमेंट उठाया क्योंकि A के अंदर ऐसे ही एलिमेंट दिखेंगे। यहाँ पे रिलेशन n क्रॉस n है तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए जो आप आर्बिटरी एलिमेंट पिक करोगे वो आर्बिटरी एलिमेंट कैसा दिखेगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का दिखेगा। तो फॉर ऑल AB दैट बिलोंग्स टू n क्रॉस n आप कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे A बिलोंग्स टू A होता था तो AA R में आ जाए तो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे अगर आपने AB को n क्रॉस n में लाया है तो अगर आप ऐसा प्रूव कर दें कि AB इज रिलेटेड टू AB तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ये मैंने आपको बताया है ना कि अगर AA R में है तो इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं A रिलेटेड टू A, AA अगर R में है तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पे इस पैटर्न को लिखने में परेशानी होगी तो मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं AB रिलेटेड टू AB ऐसा लिख के दिखा दूंगी, ठीक है। ऐसा लिखें अपन या ऐसा लिखें एक ही बात है, यहाँ पे कन्वीनियंस क्या रहेगी कि हम इस पैटर्न को फॉलो करें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती थी आप समझ गए। तो हमेशा ना सेट का ध्यान रखें क्योंकि आपको एलिमेंट सेट से उठाना है, रिलेशन किस टाइप के सेट पे डिफाइन है तो उसी टाइप के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय AB रिलेटेड टू CD, AB रिलेटेड टू CD अगर कैसे AB CD से रिलेटेड होगा। इसका मतलब क्या कि AB CD नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में होगा जब इस कंडीशन को गो थ्रू करे। आपको पता है कि रिलेशन के अंदर अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आना होता है तो उसे किसी कंडीशन से गो थ्रू करना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को R में बैठना है तो उसको इस कंडीशन से गो थ्रू करना होगा। इसका मतलब ये है कि AD, ठीक है, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, राइट। अगर A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C हो जाएगा तो ये रिलेशन के अंदर आएगा, ठीक है। और इसके बाद जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने आए ना, आप पहले से डिकोड कर लिया करो। कैसा डिकोड, मतलब कि इस ऑर्डर्ड पेयर को ऐसा कैसे लिखा इनने, इसके पीछे क्या लॉजिक था। तो आप कहेंगे देखो A प्लस D है ना, एक्सट्रीम वाले से एडेड है और ये अंदर वाले इनसे एडेड है। अब अगर ऐसा लिखा है तो इसको मुझे बंद करके लिखना है। A प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी को अगर मुझे ऐसा बंद करके लिखना है तो क्या लॉजिक लगा होगा। तो आप देखो A B के साथ है, मतलब ये इसके साथ बंद होगा, है ना, A B फिर C D कैसा होगा जब इसका इससे कनेक्शन किया होगा। तो आप पहले से डिकोड करके रख लिया करो कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है तो उसे खोलना कैसे है, एक्सट्रीम वालों को ऐड करना है
और जो बीच में है उन्हें ऐड करना है। अगर इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है तो इसे बंद कैसे करना है, इनको ए का बी से कनेक्शन, सी का डी से कनेक्शन, तब ये बंद हो जाएगा, राइट। ओके, तो चलो प्रूव करते हैं फटाफट। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो यहां पे आप क्या करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए, अभी आपको समझाया था सिंगल सेट था तो आप एक एलिमेंट पिक करते थे, यहाँ पे रिलेशन n क्रॉस n पे है तो आप एक ऑर्डर्ड पेयर को पिक करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल a कॉमा b दैट बिलोंग्स टू द सेट n क्रॉस n, ठीक है जी, ये आर्बिटरी है, दिस इज आर्बिटरी, दिस इज आर्बिटरी, फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू n क्रॉस n आर्बिटरी। अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या इसमें किसी को परेशानी, क्या मैं a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकती हूँ। यहाँ पे जो ये स्मॉल a b है ना आपके, ये जो a b है अगर देखा जाए ये छोटे a और छोटे b, ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स है ये। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, क्यों, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी लॉ होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिविटी लॉ होल्ड करता है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, कम्यूटेटिविटी लॉ होल्ड करता है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। तो क्या मैं a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकती हूँ, कैसा सपना आया, अरे 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिख सकती हूँ, हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हो। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नाउ ये एक्सपेंडेड वर्जन है, एक्सपेंडेड वर्जन है, इसको बंद करके लिखना है। तो क्या लॉजिक है कि इसका कनेक्शन इसके साथ, मतलब a का कनेक्शन b के साथ, फिर C का कनेक्शन D के साथ, यानी A का कनेक्शन B के साथ। ऑर्डर देखें आप, तो ये क्या आ गया कि AB इज रिलेटेड टू AB। अरे हाँ, हमने तो एक आर्बिटरी एलिमेंट को पिक किया था और वो आर्बिटरी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, राइट। तो अगर आर्बिटरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या है ये, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, क्या सेट को समझने में ये चीज क्लियर हो रहा है, जैसा सेट है ना उस टाइप के ही एलिमेंट को उठाना, यहाँ n क्रॉस n है तो ऑर्डर्ड पेयर को उठाना है ना। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो आप लिखेंगे फॉर सिमेट्रिसिटी, फॉर सिमेट्रिसिटी, फॉर सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे आपका सेट कैसा है, n क्रॉस n, तो आप 2 ऑर्डर्ड पेयर को पिक करोगे, ठीक है। आप यहां पे ऐसा लेके चलेंगे कि देखो जी AB रिलेटेड है CD से, ये आप लेके चलेंगे कि AB इज रिलेटेड टू CD। अगर आप ये लेके चल रहे हैं और ऐसा लाने में कामयाब हो जाए कि CD इज रिलेटेड टू AB, तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इफ AB इज रिलेटेड टू CD आप लेके चल रहे हैं और मैथ्स का उपयोग करते हुए आप CD रिलेटेड टू AB लेके आ जाए तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे लेके चल रही हूँ, राइट। कैसे भी करके इसके उल्टे को भी मुझे साबित करना है, तो मैंने कहा ठीक है करते रहेंगे। पहले जरा इसको देखते हैं, AB रिलेटेड टू CD है, तो अगर मेरे पास इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो इसे एक्सपेंड कैसे कर सकती हूँ, इसे एक्सपेंड कर सकती हूँ मैं यहाँ पे A प्लस डी है ना इज इक्वल टू C प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस सी। देखो एक्सट्रीम वाला और ये ऐसे B प्लस सी, तो A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी, ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको। ये गिवन है तो ऑफकोर्स ये ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये रिलेटेड है तो ये कैसे रिलेटेड रहा होगा, जब इसने इस कंडीशन को गो थ्रू किया होगा। इसको लेके चल रही तो कंडीशन तो ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी। अच्छा ये बताओ, ये उठा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ और इसको उठा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो क्या बहुत बड़ा परेशानी आ जाएगी, नहीं ना। मैम लिख सकते हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ शब्द को यहाँ लिख दिया, इसको लिखे हुए शब्द को यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये ABCD कौन है, नेचुरल नंबर से। तो मैं B प्लस सी को C प्लस बी लिखूँ तो किसी को दुख होगा क्या, A प्लस डी को D प्लस ए लिखूँ तो किसी को परेशानी होगी क्या, नहीं मैम बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है ये, क्योंकि कम्यूटेटिविटी ऑफ नेचुरल नंबर्स इन केस ऑफ एडिशन होल्ड करती है। तो आप यहीं पे ये वाला लॉजिक चिपका देंगे कि कम्यूटेटिविटी ऑफ कम्यूटेटिविटी लॉ, क्या बोले, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अपने शब्दों में आप इसे लिख ले, ठीक है। अब सुनो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म को बंद करके कैसे लिखते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन डी के साथ, तो सी डी, बीच में आर, सी ए का कनेक्शन डी के साथ, तो सी का कनेक्शन डी के साथ रिलेटेड, और यहां पे देखो सी का कनेक्शन डी के साथ, ए का कनेक्शन बी के साथ, यहां लिखोगे आप ए बी, तो क्या हो रहा है, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, है ना। ये इससे रिलेटेड है तो इसका उल्टा भी एकदम सही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा है, सिमेट्रिक है। देखो एक क्वेश्चन तो आएगा आपके पेपर में, ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में, या फिर जो हम लोग आपको टेस्ट पेपर देने वाले हैं ना, मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर, तो उस टेस्ट पेपर में मैं इस पैटर्न का क्वेश्चन तो जरूर दूंगी, तो आपको ये सीखना है और आप सबको टेस्ट भी देना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, राइट, ठीक है जी। सो सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। नाउ अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे हम, ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलेंगे, कैसा कि ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, सी डी उड़ गया, अगर ए बी ई एफ से रिलेटेड आ गया तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आप लिखेंगे कि देखो जी, इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी लेके चलो, ऑल्सो इफ सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ लेके चलो, ओके। ए बी रिलेटेड है सी डी से, सी डी रिलेटेड है ई एफ से, आपने इनको लेके चलना है, राइट। ट्रांजिटिविटी में ऐसे ही तो करते हैं, याद करो पहले आप क्या करते थे, ए बी आर में है, बी सी आर में है, बी बी उड़ गए, ए सी बी आर में आ जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव। ए बी रिलेटेड है सी डी से, सी डी रिलेटेड है ई एफ से, सी डी उड़ गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ आ गया तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव, ठीक है मैम, लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, सुनो, ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चल रहे हो, तो ये लेके चल रहे हो मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में भी ओपन होगा। कैसे ओपन करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऐड होते हैं, उसके बाद ये ऐसे ऐड होते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। यहाँ पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऐड होंगे, ये आपस में ऐड होंगे, ए बी प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे सी प्लस एफ डी प्लस ई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके, परफेक्ट। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर देना है। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, इसको इससे ऐड करो तो आपको मिलेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू, यहां पे लिखोगे b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि d प्लस सी और यहां पे रखा ये d प्लस सी तो उड़ गया, तो कुल मिला के आपके पास आया a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ठीक है। जब मैंने इनको ऐड किया तो d प्लस सी उड़ गए दोनों तरफ से। अब ये खुला हुआ है, इसे बंद कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो आप, इसका कनेक्शन इसके साथ, a का कनेक्शन b के साथ, बीच में r, c का कनेक्शन d के साथ, e का कनेक्शन f के साथ, सो e का कनेक्शन f के साथ। और आपको यही प्रूव नहीं करना था, a b c d से, c d e f से, c d उड़ गए, a b e f से कनेक्टेड है, यानी a b इज रिलेटेड टू e f। इसका मतलब ये हो गया कि r इज ट्रांजिटिव, R कैसा रिलेशन है, R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। Now since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। ये लाइन आप चिपका देंगे, लिख देंगे ना कि therefore R कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ओवरऑल R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये पैटर्न का क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। आई रियली विश कि जो अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो अंतर क्लियर हो गया है कि यहाँ पे सेट ऐसा है तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, उस टाइप के एलिमेंट्स को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को
यहां से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास, और ये टॉपिक रिलेशंस का है लास्ट टॉपिक। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन देख के ना पेपर वाले आपका पूरा रिलेशन का टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इक्विवेलेंस क्लास आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो, और अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना है। ठीक है, चलो जी, अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं अपन। तो यहां लिखा है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। आर हमारा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पे, मतलब मेरे पास ये रखा है सेट ए, इसके अंदर अनेक एलिमेंट्स हैं। ओके, इस सेट ए के ऊपर आर मेरा एक रिलेशन है, और आर कोई साधारण सा रिलेशन नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, और ए बिलोंग करता है ए के अंदर। ठीक है, हमें दिख रहा है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, सपोज बी सी एक्सेट्रा, विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। ओके, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है कि अगर सपोज ए एक सेट है, इस सेट के ऊपर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर मान लो किसी एक एलिमेंट ए के लिए मैंने एक ऐसा सेट बनाया बी सी डी ई सो ऑन, ठीक है, ये एलिमेंट्स कहाँ से उठाए, ये एलिमेंट इसी सेट से उठाए, लेकिन ऐसे ही नहीं उठा लिए, इन एलिमेंट्स को मैंने तब उठाया जब ये एलिमेंट इस ए के साथ इस रिलेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मान लो इन सब एलिमेंट्स ने इस एलिमेंट ए के साथ रिलेशन में दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये जो सेट है, इस सेट को हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास है ए की। क्या ये क्लियर हुआ? ओके, सो इक्विवेलेंस क्लास आप गिवन सेट के अंदर रखे एलिमेंट्स की फाइंड करते हो। इस सेट के ऊपर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। सपोज मैंने एक एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने की कोशिश करी, तो वो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू स्मॉल ए अंडर द रिलेशन आर। ओके, ए के साथ, छोटे वाले ए के साथ कैपिटल ए में रखे एलिमेंट्स अगर ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और आर के अंदर बैठ रहे हैं, तो वो सब एलिमेंट्स जिनने ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, उन एलिमेंट का सेट इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल ए। और वही चीज यहां लिखी है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर is called the equivalence class and it is denoted by small a ब्रैकेट के अंदर। equivalence class of a is equal to ऐसा a, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए तो इसे मैं स्मॉल ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखूंगी। ठीक है, और कैसे फाइंड कैसे करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ये रूल है, इसको याद रख लो। आपको किसी भी एलिमेंट की अगर इक्विवेलेंस क्लास चाहिए तो उसके लिए आपको इस कंडीशन को लगाना होता है। सपोज मुझे इस स्मॉल ए जो सेट ए में है उसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, तो वो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? इट विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। ये एक सेट होगा ए के सभी एलिमेंट्स का जो इस ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और आर में बैठ रहे हैं। मतलब x, a बिलोंग्स टू r, यानी x इज रिलेटेड टू a। इस r में आने की जो कंडीशन है, उस r में आने की कंडीशन को ये x और a मिलके निभा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सभी x जो है दे विल नोन एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a। ओके, एग्जाम्पल के साथ जब हम समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इन नोट के ऊपर आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वन शॉट रिवीजन आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि जिस भी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो सभी मैंने इस वन शॉट में आपके लिए इंक्लूडेड किया है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, राइट, ओके। अब ये जो नोट है, सबसे पहला नोट ये कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। गिवन सेट में रखे हर एक एलिमेंट के लिए आपको इक्विवेलेंस क्लास मिल जाएगी। आपके गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट है आप सबके लिए इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 पे डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन आया था आपके सैंपल पेपर, आई थिंक 2020 में।
और क्या लिखा है कि टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अगर मान लो मैंने ए की इक्विवेलेंस क्लास बनाई, बी की इक्विवेलेंस क्लास बनाई और सी की इक्विवेलेंस क्लास बनाई, या फिर ए और बी दो इक्विवेलेंस क्लास बनाई, ये दो इक्विवेलेंस क्लास, इनके जो एलिमेंट्स होंगे ना, या तो ये एकदम सेम टू सेम होंगे या फिर बिल्कुल डिफरेंट होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सपोज करो अगर ए की इक्विवेलेंस क्लास में 1 2 आया है तो बी की इक्विवेलेंस क्लास में 1 2 आ सकता है, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। ए के इक्विवेलेंस क्लास में 1 2 आया है, बी के इक्विवेलेंस क्लास में 1 3 आया है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि या तो ये पूरे सेम टू सेम दिखेंगे या फिर ये डिसजॉइंट दिखेंगे, कुछ भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट, या तो उनके सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके, या तो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, या तो बिल्कुल भी अलग होंगे या तो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। अगर ऐसा है तो आपकी कंडीशन बिल्कुल सच है। नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस गिव्स द होल सेट। अगर मान लो मैंने ए का इक्विवेलेंस क्लास बनाया, बी इक्विवेलेंस क्लास बनाया, अगर मैं इन सबका यूनियन लेने बैठूं ना तो मुझे एंटायर मेरा सेट ए मिल जाएगा। तो इस सेट के रखे हर एक एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है। अगर इन सभी इक्विवेलेंस क्लास का मैं यूनियन ले लूं तो मुझे एंटायर सेट ए मिल जाता है। मेरे इस सेट के अंदर रखे एलिमेंट्स की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी, या तो ये एकदम आपस में डिफरेंट होगी, डिसजॉइंट होगी, या फिर बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। बस इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा इक्विवेलेंस क्लास में। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेट में रखे एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास होती है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सेट में रखे एलिमेंट्स की जो इक्विवेलेंस क्लास बनाई है, या तो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से या फिर बिल्कुल सेम टू सेम है, आइदर दे आर डिसजॉइंट और दे आर आइडेंटिकल। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर सभी इक्विवेलेंस क्लास का हम यूनियन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है हमारा एंटायर सेट ए, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे आप। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इन्हें याद रखना है। अब मजा आएगा जब क्वेश्चंस करोगे। तो इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, तो वो पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क में ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। लेट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए। देखो, ये छोटा सा प्यारा सा सेट ए है और आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट के ऊपर, और आर के अंदर आप ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स रखते हो, लेकिन कब रखते हो? जब 2 डिवाइड्स a माइनस बी, जब 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, ठीक है, तभी ए बी नाम के ऑर्डर्ड पेयर R में बैठते हैं। आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 0 की, आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है A में रखे एलिमेंट 0 की। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 की डेफिनेशन क्या होगी? आप कहोगे वो सभी x जो A में रखे हैं सच दैट x, 0 R में आ जाए, तो ये मेरे x क्या हो जाएंगे? इन सब का सेट हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। देखो, मैंने आपसे कहा है आप ना सिर्फ ये डेफिनेशन याद कर लो, इसे कंठस्थ कर लो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वो सभी x जो A में है, अगर वो x, A R में आ गए तो x मेरे इक्विवेलेंस क्लास है A के। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 चाहिए, तो वो सब x जो मेरे A में है, राइट, सच दैट x, 0 बिलोंग्स टू R हो जाए, तो मेरे x क्या होंगे? इक्विवेलेंस क्लास होंगे 0 के। ठीक है जी, तो अब क्या करूंगी मैं? अब देखो, अगर x, 0 को R में आना है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को अगर R में आना है तो उसको इस कंडीशन से गो थ्रू करना होगा। इसका मतलब मैं लिखूंगी कि 2 डिवाइड्स क्या? x माइनस 0 है ना, 2 डिवाइड्स x माइनस 0, यानी 2 डिवाइड्स x, जहां जहां 2x को डिवाइड करेगा तो वो सभी x मेरे 0 की इक्विवेलेंस क्लास होंगे। मैंने क्या किया? अगर x, 0 को R में आना है तो x, 0 को R में आना है तो इस कंडीशन को गो थ्रू करना है, तो मैंने कहा ठीक है, तो 2 डिवाइड्स a माइनस b, 2 डिवाइड्स x माइनस 0, x माइनस 0 मतलब x। अब आप अपने इस सेट में से वो सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर लो जिनको 2 डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? वो एक 2 हो सकता है ना, देखो ना, 2 डिवाइड्स 2, 2 को डिवाइड कर देगा,
2 डिवाइड्स 3 होगा क्या? क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है? नो मैम, 4 को कर सकता है। हाँ, अच्छा 2 डिवाइड्स 0 भी तो हो सकता है ना, 2 डिवाइड्स 0, 2 डिवाइड्स 0, ठीक है, 2 डिवाइड्स 0, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो आपका x है वो क्या क्या हो सकता है? आपका x हो सकता है 0 2 4, क्योंकि 0 2 4 अगर मैं इनका ऑर्डर्ड पेयर R में बिठाना चाहूँ तो बैठेगा। देखो 0,0 R में आएगा क्योंकि 2 डिवाइड्स 0 माइनस 0 0। अगर मैं 0 2,4 रखूँ तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स 2 माइनस 0। फिर अगर मैंने x की जगह पे 4 रखा 4,0 तो 2 डिवाइड्स 4 माइनस 0। यस, तो मेरे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या आ रही है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 आ रही है 0 2 4। दैट्स इट, इतना सिंपल है। मतलब कुल मिला के आपके पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर जो सेकंड वाला है वो फिक्स हो जाता है जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, और पहले वाले पेयर को ढूंढना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 0 2 4 आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मैं आपको मॉड वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगी। तो क्वेश्चन कहता है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट दिस, ये सेट है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू, ये आर के अंदर ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा। आपको प्रूव करना है कि ये आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो ये डायरेक्टली ऐसा ना बोल के कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालो, ये भी बोल सकते हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स आप बताइए, ठीक है, एक ही बात है। ऐसा बोले या डायरेक्टली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछे, इट्स 1 एट द सेम थिंग। चलो जी, सबसे पहले आपके पास सेट ए है। सेट ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? सब इंटीजर्स हैं 0 से लेके 12 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 0 से लेके 12 तक के सारे एलिमेंट्स आपके सेट ए में हैं। ओके, अब शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है, मतलब रिलेशन आपका आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है जी। अब इस आर के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, आर के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जब a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा। आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले चलो रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप क्या करोगे? आप यहां लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए? आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं, आप गिवन सेट में से आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करते हैं। तो आपने उठाया फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि ए सेट है, 0 से 12 के एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इन सबको लिख दिया। मेरा रिलेशन ए के ऊपर है, इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को गो थ्रू करेंगे। आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। मैंने कहा कि जितने भी मेरे ये ए में बैठे हैं ना, राइट, मैं जानती हूँ कि ए माइनस ए का जो मॉड होगा, ए माइनस ए का जो मॉड होगा वो 0 होगा, राइट, एंड डेफिनेटली 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये बात तो सच है ना। a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जो भी इस कंडीशन को गो थ्रू करेगा वो ऑर्डर्ड पेयर आर में बैठेगा। इसने इस कंडीशन को ट्रू साबित किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आप लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्सिविटी तो साबित कर दी। अब चलते हैं सिमेट्रिसिटी पे। सिमेट्रिसिटी के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर सिमेट्रिसिटी।
तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे आप, सिमेट्रिसिटी के लिए आप दो एलिमेंट्स को लेके चलेंगे सेट में से। तो आप लेके चलेंगे, देखो इफ, कैसा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में अगर आपने साबित कर दिया तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही प्रूव करते हैं। तो हमने कहा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चल रहे हैं, तो ये ऐसी हवा में तो लेके नहीं चल सकते। अगर ए बी आर में आया है तो कैसे आया होगा, जब इसने इस कंडीशन को गो थ्रू किया होगा। तो मैं कह रही हूँ देखो जी, मैं तो ए बी को आर में लेके चल रही हूँ, और अगर मेरा ए बी आर में है तो डेफिनेटली ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा। सही बात है, डेफिनेटली ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मॉड क्या करता है लाइफ में, जैसा जो भी आप उसके अंदर डालो पॉजिटिव ही देता है। a माइनस बी, सपोज 8 माइनस 4 है, a क्या है 8, b है मेरा 4, ठीक है, 8 माइनस 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 माइनस 8 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा क्या, मल्टीपल ऑफ 3 होगा क्या, नहीं मैम एक ही बात है, 8 माइनस 4 मल्टीपल ऑफ 4, 4 माइनस 8 मॉड लगाए वो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो मॉड ऑफ a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है ना तो कोई समस्या नहीं है, मॉड ऑफ b माइनस ए बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मॉड ऑफ b माइनस ए बी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्या ये बात मानते हो? ए बी को आर में लेके चल रहे थे, अब लेके चल रहे हैं तो पूरे शान के साथ कहेंगे कि ये आर में क्यों बैठा है, क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा। मैंने कहा मॉड है ना सबसे अच्छी बात है, अगर मॉड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो मॉड ऑफ b माइनस ए को भी मल्टीपल ऑफ 4 होने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन इससे ना हम खुश हो गए, पूछो क्यों? क्योंकि अगर a माइनस बी होता है तो a भी r में होता है, b माइनस ए है तो इसका मतलब क्या होगा, b कॉमा a r में होगा। और ये क्या हो गया, a b को r में लेके चले थे, थोड़ा सा मैथ्स लगाया और b कॉमा ए आर में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि r इज रिफ्लेक्सिव। r कैसा रिलेशन है भाई, रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, हाँ भावनाओं में बह गए। r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? r सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इक्विवेलेंस करने के लिए ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव की कंडीशन किस किस को याद है मैम? ट्रांजिटिव के लिए आप दो ऑर्डर्ड पेयर को आर में लेके चलोगे, और वो दो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ए बी को आर में ले लो, बी सी को आर में ले लो। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना है आपको, ट्रांजिटिविटी के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स को आर में लेके चलना है, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जिसका इसका दूसरा और दूसरे का पहला सेम हो, है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका दूसरा इसका पहला शुड बी सेम। ए बी आर में है और बी सी आर में है, आप लेके चल रहे हो, तो ट्रांजिटिव कब होगा, जब इसका दूसरा इसका पहला उड़ जाए और ए सी आर में आ जाए, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं कि ये ए सी आर में कैसे आएगा। उससे पहले जरा मैं इसको देखती हूँ। अगर ये ए बी आर में बैठा है तो हम पूरे शान के साथ कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है ना जी। अच्छा ये बताओ, इसको ऐसा लिख दूं तो किसको रोना आ जाएगा, ये बता दो। मल्टीपल ऑफ 4 को मैंने मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा लिख दिया। मल्टीपल ऑफ 4 को ऐसा लिख सकते हैं ना, वेर लैम्डा बिलोंग्स टू योर इंटीजर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू जेड लिख दो। सही बात है। इस लाइन को, इसको मैंने मैथमेटिकली लिखा, मैथ्स वाले हैं ऐसा लिखेंगे, कुछ गलत? नो मैम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, जब भी मॉड्यूलस हटता है क्या आता है, प्लस माइनस आता है। अगर मैं मॉड के साइन को हटाना चाहूं तो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा प्लस माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, और ये ना जाने कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो मॉड हटेगा, प्लस माइनस आएगा। मॉड ना बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह काम करता है, ठीक है, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है। अच्छा b कॉमा सी को भी आप r में लेके चले थे, है ना, b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो कंडीशन ही है, लेके चलना पड़ता है। बी सी अगर r में है तो पूरे शान के साथ कहेंगे क्या, कि b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये है कि b माइनस सी इज इक्वल टू 4 म्यू, लिख सकती हूँ
यस मैम लिख सकते हो, 4 का मल्टीपल है तो 4 म्यू हो गया। ठीक है जी, आप जानते हैं मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। दिस इज 4 म्यू इक्वेशन 2। इस वीडियो में रखे एक एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट सिखाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आया है, मॉड्यूलस वाला। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रांजिटिविटी में फंस जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि AC को कैसे आर में लेके जाए, तो यहाँ पे आपको ऐसे खेलना होता है। जब भी क्वेश्चन ऐसे हो ना कि इट इज़ डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस, तो हमेशा इस केस में आप ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो ये रही 1, आप लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, है ना, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, प्लस माइनस 4 बाहर कॉमन लिया, लैम्डा प्लस म्यू, माइनस बी प्लस बी तो चला गया। ठीक है, माइनस बी प्लस बी चला गया, दिस इज a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। अभी प्लस माइनस को हटाना है, मॉड बना दो यहाँ पे। ठीक है जी, मॉड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, अच्छा देखो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, अगर यहाँ पे इक्वल टू बना है ना तो यहाँ पे कुछ साइन बनाना है तो इज इक्वल टू का मत बनाना, दिस इम्प्लाइज का साइन बनाना, मैथ्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। तो इस प्लस माइनस को हटाया, मॉड बना दिया। इसका मतलब क्या है, अगर इसे लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ, क्या होगा जी, मल्टीपल ऑफ 4 होगा मैम। ठीक है, और अगर कोई इस कंडीशन को फिलफिल करता है तो इनका ऑर्डर्ड पेयर कहाँ बैठता है, आर में, तो आप कहेंगे देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आप लेके चले ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में है, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और आपने क्या देखा कि आर तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब आर तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव किया। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा ना तो बड़े मार्क्स में ही आएगा, और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आई रियली विश कि ये तो समझ गए। अब जो मेन मेरे को समझाना था वो था कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। आओ जरा 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालें। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो आप जानते हैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, आपके ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट 1 तो फिक्स है, x को ढूंढ लो जो r में आ जाए। अब आप जानते हो यहाँ पे r की डेफिनेशन क्या है, R की डेफिनेशन ये है कि वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स R में आ सकते हैं जहां पे मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। तो x, 1 बिलोंग्स टू R आपको अगर करना है तो आप कहोगे कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो सकता है, आपके सेट में कौन कौन है, आपके सेट में जो एलिमेंट्स हैं दे आर 0 से लेके 12 तक। तो आपको 0 से 12 के बीच में ऐसे x सोचना है जिनका सब्ट्रैक्शन 1 से 4 का मल्टीपल हो। तो 0 से 12 है ना, सोचो अगर मैंने x को 0 लिया तो 1, क्या 1 मल्टीपल होता है 4 का, नहीं। अगर मैंने 1 लिया तो 1 माइनस 1 0, हाँ। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैंने कहा हाँ 1 हो सकता है। 2 लिया, 2 माइनस 1 1, नहीं होगा। 3 माइनस 1 2, नहीं। 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2, नहीं हो सकता। 4 लिया तो 3, 4 माइनस 1 इज 3। 5 लिया तो हाँ हो सकता है 4 का मल्टीपल, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 6 माइनस 1 लूंगी तो 5 होगा, नहीं होगा। 7 माइनस 1 लिया तो 6 भी 4 के टेबल में नहीं आता। अगर मैंने 8 लिया तो 8 माइनस 1 7 नहीं आता। 9 माइनस 1 8, हाँ तो 9 आ सकता है। 10 माइनस 1 9, 9 4 के टेबल में नहीं आता। 11 माइनस 1 10, 10 भी नहीं आता। 11 माइनस 1 10, और फिर 12 माइनस 1 11। तो सिर्फ यही 159 है जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 159। अगर इनका ऑर्डर्ड पेयर में 1 के साथ बनाऊंगी तो देखें आप लोग 1, 1 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4,
9 - 1 8 और 4 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ना यहाँ तक का पोर्शन आपका होमवर्क है। मैम क्यों होमवर्क दे रहे हो आप? क्योंकि देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 to 9 ऑन एंड रिलेशन r इन a क्रॉस a, रिलेशन r इज द रिलेशन इन a क्रॉस a, ठीक है। r a क्रॉस a पे रिलेशन है। पहले r रिलेशन एक सेट पे होता था, यहाँ पे r रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करूंगी तो मैं एक सिंगल एलिमेंट नहीं, एक ऑर्डर्ड पेयर उठाऊंगी, ठीक है। और इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया था। ओके, डिफाइंड बाय ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अगर ऐसा हो जाए तो आपको प्रूव करना है कि r इक्विवेलेंस है। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव कर सकते हैं? ये आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सेम टू सेम पैटर्न इसी वीडियो में सॉल्व करवाया है। जल्दी से अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहो यस मैम हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे ने बोला है इसके बाद ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। तो यहाँ पे एक नया पैटर्न आ गया इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड करने का। कुछ नहीं बदला है, ठीक है। बस लिख ऐसे दिया है, करना तो वही काम है आपको। तो मैं आपको इसका इक्विवेलेंस क्लास बता देती हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव करेंगे, सेम इस पैटर्न का हमने प्रूव किया है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बिल्कुल इसे प्रूव कर लोगे, ठीक। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन कहा है इनने कि देखो ए बी रिलेटेड होता है सी डी से, ए बी सी डी से रिलेटेड होता है इफ एंड ओनली इफ a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो। ऐसा इनने कहा है। रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं अपन। देखा जाए तो कैसे ये ओपन कैसे हुआ है, a का कनेक्शन d के साथ a प्लस डी, b का कनेक्शन c के साथ b प्लस सी। a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। अगर इसे बंद करके लिखना है तो कनेक्शन कैसा बनेगा, a का कनेक्शन b के साथ, c का कनेक्शन d के साथ, ठीक है। a b c d ऐसे बंद होगा। ओके, अब हमें पता करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। अभी तक हम इक्विवेलेंस क्लास एक सिंगल एलिमेंट का फाइंड करते थे। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फाइंड करना है, कोई समस्या नहीं है। हमने आपको डेफिनेशन क्या दी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 क्या होगा आप लिखेंगे। प्रीवियसली जब रिलेशन सेट पे डिफाइन होता था एक सिंगल सेट पे, तो आप कहते थे कि उस सेट के अंदर रखे x, यहाँ पे रिलेशन a क्रॉस a पे डिफाइंड है। तो a क्रॉस a में कैसे एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। तो आप कहेंगे कि वो सभी ए बी जो मेरे a क्रॉस a में है, क्योंकि इस बार रिलेशन a पे नहीं a क्रॉस a में है, तो a क्रॉस a के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें से ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी वो सभी ए बी जो a क्रॉस a में है सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू 2,5, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, वो ही जो मेरे ए बी होंगे वो 2 5 के क्या होंगे, इक्विवेलेंस क्लास होंगे। अब यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को अगर डिकोड करें इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू 2 5, ठीक है। आपको वो सभी ए बी ढूंढने जो 2 5 से रिलेटेड हो, तो वो ए बी क्या हो सकते हैं, इस डेफिनेशन से डिकोड करते हैं इसको। इसका कनेक्शन बी से, तो ए का कनेक्शन 2 से, a प्लस 2 इज इक्वल टू ए बी रिलेटेड टू 2 5, मतलब सॉरी ए का कनेक्शन किससे है, देखो जरा, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है। तो ए का कनेक्शन डी से, ए का कनेक्शन 5 से, तो आप लिखेंगे a प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी का c से तो b का 2 से b प्लस 2, ऐसा लिखेंगे आप इसको। ये बंद है, खोलना है इसको तो ऐसे खोलोगे, a प्लस डी a प्लस 5, b प्लस सी तो b प्लस 2, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट करें अगर अपन, तो अपन को मिलेगा दिस विल बी a इज इक्वल टू, या फिर आप सिंपल ऐसा लिखो, इसको यहाँ ले आओ, तो a प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू b, यानी b आ रहा है a प्लस 3, b क्या आ रहा है a प्लस 3। यहाँ पे b की जगह पे a प्लस 3 रख दो आप, तो क्या बनेगा, वो सभी a कॉमा a प्लस 3 जो a क्रॉस a में है वो मेरे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 हो जाएंगे।
ठीक है, वो सभी a कॉमा a प्लस 3 जो a क्रॉस a में है वो मेरे 2 5 के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगे। तो बस अब मुझे इनको ही ढूंढना है, राइट। तो अगर a मैंने 1 लिया, अगर a मैंने 1 लिया तो ये नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1 कॉमा 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4। अगर a मैंने 2 लिया तो 2 कॉमा 2 प्लस 3 यानी कि 5। अगर मैंने 3 लिया तो 3 प्लस 3 6। अगर मैंने 4 लिया तो 4 प्लस 3 7। अगर 5 लिया तो 5 प्लस 3 8। अगर मैंने यहाँ पे 8, ठीक है। अगर मैंने 6 लिया तो 6 प्लस 3 9। अगर मैंने 7 लिया तो 7 प्लस 3 10। नहीं हो सकता क्योंकि सेट में ही नहीं है। इसका मतलब ये सब मेरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 आएगी, ठीक है ना। अगर 2,5 के साथ मैंने इनके रिलेशंस बनाए तो इस कंडीशन को वो ट्रू साबित करेंगे। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इक्विवेलेंस क्लास का ना लॉजिक सिंपल है। आपको ना अगर कभी कंफ्यूजन हो, राइट, आपने इतना लिखा, आप ये काम रफ वर्क में कर सकते हैं, शो भी कर दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। रफ वर्क में इतना करें, डायरेक्ट आंसर लिख देना, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जिसपे इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। सिंगल सेट का पूछे तो आप बता देना, ऑर्डर्ड पेयर का पूछें तो भी आप बता दोगे। और यहाँ पे इसको प्रूव जरूर कर देना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सेम टू सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में कराया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। रिलेशंस यहाँ पे हो जाता है समाप्त।